दोस्तों नमस्ते। आज की अरविंदम निःशुल्क ई क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की इस क्लास में साइकोलॉजी का मैं दूसरा टॉपिक अधिगम, जो टॉपिक की हमने शुरुआत की थी, उसी टॉपिक के तहत नया बिंदु मैं लेके पढ़ा रहा हूँ। आपसे एक निवेदन रहेगा कि ये जो भी वीडियो आप देखते हैं इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि उनको घर बैठे मनोविज्ञान का जो आधारभूत ज्ञान है वो पढ़ने का, सीखने का मौका मिले। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, जिसपे बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात कर रहा हूँ मैं अधिगम के नियम, रूल्स ऑफ लर्निंग। और रूल्स ऑफ लर्निंग की जब भी बात आती है, ये रूल्स ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है अमेरिका के, कौन? थॉर्नडाइक। इन्होंने अपनी किताब शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम के 3 मुख्य और 5 गौण नियमों का प्रतिपादन किया। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम पैटर्न की बात आती है, प्रश्नों की बात आती है, वो पूछे जाते हैं प्रमुख नियम के ऊपर। तो ये मुख्य नियम 3 होते हैं और ये तीनों मुख्य नियम आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। सर्वाधिक प्रश्नों का प्रतिशत इन्हीं मुख्य नियम के ऊपर होता है। और सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं प्रमुख मुख्य नियम, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। अभी रेडीनेस का नियम क्या है, तत्परता का नियम क्या है? कोई भी नियम को पढ़ने से पहले, साइकोलॉजी में कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होनी चाहिए कि यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं। तो यहाँ से लगभग 4 से 5 प्रश्न आरपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है तत्परता क्या है, रेडीनेस क्या है। कोई भी कार्य को करने के लिए यदि मैं शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार हूँ तो उस कार्य को करना सीख जाऊंगा, और यदि मैं शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं तो उस कार्य को करना नहीं सीख सकता। एक एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल कई बनाए जा सकते हैं। आपको इसका अर्थ समझ में आना चाहिए कि यदि मैं कोई कार्य करने के लिए तैयार हूं, फिजिकली भी हूं, मेंटली भी हूं, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सीखने से रोक सकती है। और यदि आप शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको सिखा सकती है। मैं क्लास में आ गया, मेरी इच्छा है, मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, आप सीख के जाओगे। और घर वालों के दबाव से आप कोचिंग क्लासेस में आगे बैठ गए, पढ़ गए, तो वहाँ आपका लर्निंग नहीं होगा, चाहे कितना ही बड़ा से बड़ा विद्वान आपको पढ़ाए। मतलब इसका यही है, मैं यदि चाहता हूँ तो सीखूंगा, और यदि मैं नहीं चाहता तो मुझे ज़बरदस्ती कोई नहीं सिखा सकता। जैसे वो जो घोड़े वाला उदाहरण है, उसका मतलब ये है कि जैसे पानी का तालाब बना हुआ है, आप घोड़े को लेके इधर से जा रहे हैं, और जैसे ही उस घोड़े को प्यास लगती है, उसकी इच्छा है और आप उसको ज़बरदस्ती पानी नहीं पिलाना चाहते, लेकिन यदि उसकी इच्छा है तो वो घोड़ा आपके हाथ से रस्सी छुड़वाएगा और जाके पानी पी लेगा। और यदि उस घोड़े की इच्छा नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसको लेके जा रहे हैं पानी के तालाब के पास, तो आपकी ज़बरदस्ती पानी पिलाने पे उसका मुंह आप पानी में टिका सकते हैं, लेकिन पानी की एक बूंद अंदर नहीं जाएगी क्योंकि वो नहीं चाहता। वैसे ही अधिगम होता है, यदि मैं चाहता हूं तो मैं सीखूंगा, और यदि मैं नहीं चाहता तो मुझे ज़बरदस्ती कोई नहीं सिखा सकता। इस नियम का प्रयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एग्जाम्पल क्या बनाएगा? आप कक्षा में जाते ही सबसे पहले कौन से नियम का प्रयोग करेंगे? जैसे पर्सन सीटेट में आ गया तो मैं सबसे पहले कौन से नियम का प्रयोग करूंगा? तत्परता के नियम का प्रयोग करूंगा। बच्चों को बताऊंगा कि आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है और ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की जो बातें होती हैं वो होती है तत्परता का नियम। बच्चे में आपको रुचि को उत्पन्न करना है, बच्चे का आपको ध्यान जागृत करना है, और बच्चे में जिज्ञासा प्रवृत्ति को यदि जागृत करना है। इन 3 क्रियाओं में अपन कौन से नियम का प्रयोग करेंगे? तत्परता के नियम का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हुआ आपका तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। 2 नंबर पे आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या है? इंग्लिश में बोलेंगे इसको लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। लास्ट डेट का जो एग्जाम हुआ था वहाँ भी इस पे से प्रश्न पूछा गया था। अभ्यास क्या है? एक कॉमन सी बात हम सुनते हैं, अभ्यास मनुष्य को दक्ष बनाता है। करत करत अभ्यास के जड़मत होई सुजान। आपके अंदर आपका IQ है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी मेमोरी कितनी कमज़ोर है, कितनी महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जिंदगी में सफलता प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका होता है अभ्यास का नियम। एक किताब को आप 20 बार पढ़ें, ना कि 20 किताबों के चक्कर में पढ़ें, यह कहता है अभ्यास का नियम। एक बहुत बड़े व्यक्ति का नाम हमने सुना है, थॉमस एल्वा एडिसन। मंद बुद्धि थे,
लेकिन उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार कर दिया। बिजली के बल्ब का आविष्कार कैसे किया, आप उनके प्रयोग की तरफ देखेंगे तो उन्होंने एक बार नहीं 10,000 बार प्रयोग किया और 10,000 प्रयोग करने के बाद बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। ये नियम ये कहता है कि यदि आप किसी चीज के पीछे पड़ जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस कार्य करने में अभ्यस्त हो जाओगे। तो अभ्यास का नियम ये कहता है किसी भी क्रिया कार्य को यदि आप बार बार करते हैं तो उसे करना सीख जाएंगे। ये थॉर्नडाइक का दूसरा नियम है। अभ्यास के नियम के दो टाइप होते हैं, एक बोलते हैं इसको लॉ ऑफ यूज और एक बोलते हैं लॉ ऑफ डिसयूज। उपयोग का नियम जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे यूज, और दूसरा होता है अनुपयोग का नियम। उपयोग का मतलब क्या है और अनुपयोग का मतलब क्या है। उपयोग का मतलब यह है मैंने कोई कार्य सीख रखा है, यदि मैं उसका प्रतिदिन प्रयोग करूंगा तो वो मेरी स्मृति में बना रहेगा। यानी किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध मजबूत बन जाता है। ये उपयोग का नियम है। आपने कंप्यूटर टाइपिंग सीख रखी है, आप प्रतिदिन उसका अभ्यास करेंगे तो कंप्यूटर टाइपिंग हमेशा आपके मन मस्तिष्क में विद्यमान रहेगी। अनुपयोग का मतलब है कोई कार्य आपने सीख रखा है लेकिन यदि उसका आप प्रयोग नहीं करते हैं तो कुछ समय बाद में उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध कमजोर पड़ जाता है, आप उसे भूल जाते हैं। आपने टाइपिंग 6 महीने पहले सीखी थी, आपने अभ्यास नहीं किया, कुछ समय बाद में क्या होगा कि वो टाइपिंग आप धीरे धीरे भूलने लग जाएंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं, अनुपयोग का नियम। तो उपयोग का मतलब प्रतिदिन प्रयोग करना है, अनुपयोग का मतलब प्रयोग ना करने पर वो कमजोर पड़ जाएगा सीखना, ये कहलाता है अनुपयोग का नियम। अब बात आती है अभ्यास के नियम पे पर्सन एग्जाम में कैसे पूछेगा। कभी भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है कि एक बच्चे में हमें एक गुड हैबिट का निर्माण करना है, एक आदत का निर्माण करना है, आप कौन से नियम का प्रयोग करेंगे। तो आदत निर्माण में कौन से नियम का प्रयोग होता है, अभ्यास के नियम का। बालक में अपने को संगीत, नृत्य, अभिनय, जितनी भी कलाएं होती हैं, पेंटिंग बनाना, ये जितनी भी कलाएं होती हैं हमेशा कौन से नियम के अकॉर्डिंग सीखी जाती हैं, अभ्यास के नियम के अकॉर्डिंग सीखी जाती हैं। आपको बच्चे में लेखन सुधार करना है, बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है तो लेखन सुधार के लिए भी आप कौन से नियम का प्रयोग करेंगे, अभ्यास के नियम का। बच्चे का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन सुधारना है आपको तो उच्चारण सुधारने भी आप कौन से नियम का प्रयोग करेंगे, अभ्यास के नियम का। तो आदत निर्माण में, लेखन सुधार में, उच्चारण सुधार में और जितनी भी कलाएं होती हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, इन सब में कौन से नियम का प्रयोग होता है, अभ्यास के नियम का। अब बात करेंगे हम अधिगम के तीसरे नियम की। तीसरे नियम का नाम है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम किसको बोलते हैं, अधिगम के प्रमुख नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम कोई है तो वो है लॉ ऑफ इफेक्ट का नियम। इफेक्ट का मतलब क्या है, इसको प्रभाव का नियम भी कह दीजिए, परिणाम का नियम भी कह दीजिए। साइकोलॉजी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि किसी एक किताब से कोई पर्सन नहीं उठाया जाता, लैंग्वेज बहुत चेंज होती है। तो इंग्लिश वर्ड साथ में दिमाग में रखें और जितने भी हिंदी नाम है वो भी देखें। प्रभाव का नियम इसको बोलेंगे, परिणाम का नियम इसको बोलेंगे और इसको संतोष का नियम भी इसको बोला जाता है। और कुछ किताबों में इसे प्रसन्नता व दुख का नियम भी इसे कहा जाता है। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, प्रभाव का नियम क्या है, समझिए। प्रभाव के नियम का मतलब है कि हम कोई भी क्रिया कार्य करते हैं और उस क्रिया कार्य को करने के बाद उस कार्य का परिणाम यदि अच्छा आता है तो उस क्रिया कार्य को हम क्या करेंगे, बार बार करेंगे। और यदि कोई कार्य आपने किया, कोई भी वर्क आपने किया, कोई भी टास्क आपने किया, उस कार्य का परिणाम नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो आप उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। मतलब सीखना जो डिपेंड करता है, निर्भर करता है, वो उसके परिणाम पे डिपेंड करता है। आप मेरी क्लास में बैठे हैं, आपके यदि तीनों नियम समझ में आ गए तो आप मेरी क्लास में दोबारा आएंगे, और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया आप दोबारा नहीं आएंगे। यानी सीखना संतुष्टि पर निर्भर करता है। मैं कोई कार्य करता हूं, उस कार्य का परिणाम अच्छा आएगा, मैं उस कार्य को बार बार करूंगा और बार बार करूंगा तो करना सीख जाऊंगा। मैंने कोई कार्य किया और उस कार्य का परिणाम क्या आया, नकारात्मक आया, तो मैं उस कार्य को दोबारा नहीं करूंगा। जैसे एक एग्जाम्पल अपन कई बार करते हैं, अपने घर में बच्चा होता है, उस बच्चे को कहते हैं बेटा वो काम करके आओ, वो बच्चा दौड़ के काम करके आता है और जैसे वो काम करके आता आप कहते हो वेरी गुड बेटा, थैंक यू, तो वो बच्चा उससे पुनर्बलित होता है। जब भी आप उस बच्चे को दोबारा वो काम करने के लिए कहोगे वो दौड़ के करेगा, क्योंकि अंकल ने मुझे थैंक्स कहा था, वेरी गुड कहा था, शाबाश दी थी, मुझे टॉफी दी थी। यदि उस बच्चे से अपन काम करवाएं और काम करवाने के बाद उस बच्चे को कहें कि तुझे काम करना नहीं आता है, यूं ही मैंने कहने पे काम किया, तुमने गलत किया, अपन उसको डांटते हैं, तो बच्चा आपसे हमेशा बचने की कोशिश करेगा। उसके दिमाग में ग्रंथि बन जाएगी कि ये अंकल अच्छे नहीं है, ये तो डांटते हैं। तो कोई भी सीखना जो होता है वो हमेशा सीखने किस पे डिपेंड करता है, परिणाम पे डिपेंड करता है। तो ये तीन नियम मैंने मुख्य रूप से समझाए,
तत्परता, कोई भी कार्य को करने के लिए तैयार हैं, सीख जाएंगे। अभ्यास, कोई कार्य को बार बार करते हैं, सीख जाएंगे। और परिणाम का नियम कहता है कोई भी कार्य का परिणाम यदि अच्छा आता है तो हम उसे करना सीख जाएंगे। अब हम बात करेंगे गौण नियमों की। ये तो मुख्य नियम है जहां से सर्वाधिक प्रश्न आते हैं। प्रभाव के नियम पे यदि कोई एग्जाम्पल आएगा तो याद रखिएगा, ऐसा एग्जाम्पल पूछ सकता है। एक टीचर बच्चे को क्लास में प्रशंसा प्रदान करता है, पुरस्कार देता है, दंड देता है, या बच्चे में सकारात्मक अभिव्यक्ति का अपने को निर्माण करना हो, अपन कौन से नियम का प्रयोग करेंगे? प्रभाव के नियम का। अब बात करते हैं अपन गौण नियमों की। अधिगम के गौण नियम क्या है? गौण नियम जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5 नियम होते हैं। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यदि आप रेट सीटेड जैसे एग्जाम दे रहे हैं तो आपको गौण नियमों को भी उतना ही वेटेज देना है। गौण नियम में पहला नियम आता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया क्या है? मल्टीप्लाई एक्टिविटीज। बहुत इजी सा नियम है। थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था बिल्ली के ऊपर, जो बिल्ली बाहर सुगंधित मछली के टुकड़े को देखकर उद्दीप्त होती है, बार बार करती है और करना सीख जाती है, लीवर को दबाना सीख जाती है, ये था बहुप्रतिक्रिया। आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, बस आप यूं ही क्रियाएं कर रहे हैं, मन में आ रही वो क्रियाएं कर रहे हैं और उन क्रियाओं को करते हुए उस कार्य को करना सीख जाएंगे। जैसे गाड़ी चलाना, टाई की गांठ बांधना, कंप्यूटर सीखना, मोबाइल सीखना, हम सब ये क्रियाएं बहुप्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सीखते हैं। 2 नंबर पे आता है आंशिक क्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम जहां कहता है कि बहुत सी क्रियाएं करेंगे, मन में आ रही है वो क्रियाएं कर रहे हैं। और आंशिक क्रिया का नियम जस्ट इसके अपोजिट है कि आपको सब क्रियाएं करने की जरूरत नहीं है। आपने कई बार ये उदाहरण सुना होगा कि उस बच्चे ने लास्ट में 1.5 महीने तैयारी की और सिलेक्शन हो गया उसका। ये कैसे होता है? ये उसका भाग्य है या वो कुछ टेक्निक है? वो इस नियम का प्रयोग करते हैं आंशिक क्रिया के नियम का। आंशिक क्रिया का नियम कहता है कि आपको हर क्रिया करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप क्या करें? छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लें और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने के बाद उसको अंश से पूर्ण की ओर आप आगे बढ़ जाएंगे। किधर से किधर बढ़ जाएंगे? अंश से पूर्ण की ओर आगे बढ़ते हुए पूरे सिलेबस को कवर कर जाना। ये कौन सा नियम कहलाता है? आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है कि हर क्रिया करने की जरूरत नहीं है, पूरे सिलेबस को टुकड़ों में विभाजित कर लो और उसके बाद अंश से महत्वपूर्ण टॉपिक को शानदार तैयार करते हुए बाकी टॉपिक को सरसरी तौर पे देखते हुए उस पूरे सिलेबस को कवर कर जाना, यह कहलाता है आंशिक क्रिया का नियम, या इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटीज। 3 नंबर पे हम बात करेंगे आंशिक क्रिया के नियम के बाद में मनोवर्ती का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड। मनोवर्ती का नियम। मनोवर्ती क्या है? देखिए, मनोवर्ती कह दीजिए या अभिवर्ती कह दीजिए, एक ही बात है। एटीट्यूड, दोनों शब्द एक हैं। एटीट्यूड भी वही बात है, मनोवर्ती भी वही बात है। सीखना जो निर्भर करता है वो करता है मनोवर्ती पे। मनोवर्ती मतलब यदि आपकी सोच सकारात्मक है तो आप उस कार्य को करना सीख जाएंगे, और यदि आपकी सोच नकारात्मक है तो आप उस कार्य को करना नहीं सीखेंगे। बहुत सारे आईएएस के हम इंटरव्यू पढ़ते हैं, अरुणिमा सिन्हा, पता नहीं कितने लोगों की इंटरव्यू पढ़ते हैं, एक ही बात आती है। आपके सामने हालात खराब हैं, परिस्थितियां खराब हैं, लेकिन आपके मन में एक विश्वास है कि मैं कर जाऊंगा, आप कर सकते हो। और यदि ये विश्वास है, आप क्लास में आके बैठ के और आपको लग रहा है कि मेरे समझ में नहीं आएगा, मनोविज्ञान तो मेरे समझ में नहीं आ सकता, पहले से जब आपने ये भाव बना लिया तो मनोविज्ञान पढ़ाने वाला कितना भी अच्छा क्यों नहीं पढ़ाए, वो नियम आपके समझ में नहीं आएगा। और यदि आप क्लास में और क्लास में आते आपके मन में एक भाव है कि मैं सीख लूँगा, मैं कर जाऊँगा, मैं आसानी से कवर कर लूँगा, आप उस क्रिया कार्य को क्या करेंगे? सीख लेंगे। यानी सीखना हमेशा किस पे निर्भर करता है? मनोवर्ती पे निर्भर करता है। आप चौथे नियम की बात करूँगा। 3 नियम हम पढ़ चुके हैं गौण नियमों में। पहला नियम बहुप्रतिक्रिया, बहुत सी क्रियाओं करते हुए सीख जाएंगे। दूसरा नियम आंशिक क्रिया का नियम, विषय वस्तु को विभाजित करते हुए अंश से पूर्ण की ओर चलेंगे। तीसरा नियम मनोवर्ती, यदि सोच सकारात्मक है तो सीख जाएंगे, वरना नहीं सीख पाएंगे। और चौथे नियम की बात कर रहा हूं मैं, आत्मीकरण, एसिमिलेशन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। आत्मीकरण का मतलब क्या है? बहुत छोटा सा अर्थ है, कोई विशेष प्रश्न इसके ऊपर अभी तक पूछे नहीं गए। आप कोई भी कार्य को सीखते हुए अपने पूर्व ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करते हुए नया सीख जाओगे, ये कहलाएगा आत्मीकरण का नियम। जैसे हम बीएड में लेशन बनाते हैं तो जो प्रस्तावना प्रश्नों का हम प्रयोग करते हैं वो एक प्रकार से कौन सा नियम का प्रयोग करते हैं अपन? आत्मीकरण, कि बच्चे को क्या आता है और क्या नहीं आता, ये कहलाएगा आत्मीकरण। पूर्व ज्ञान के साथ आत्मसात कर लेना, आत्मीकरण। अंतिम गौण नियमों में 5वां नियम बचता है साहचर्य परिवर्तन। साहचर्य परिवर्तन का नियम, इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग।
सादृश्य परिवर्तन भी कुछ जगह बोला गया है, साहचर्य परिवर्तन भी इसको बोलते हैं, एसोसिएटिव शिफ्टिंग इंग्लिश में बोलते हैं। गौण नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम मैं मानता हूं कि ये है, इसमें बहुत प्रश्न पूछे गए, इसका मतलब समझिएगा। साहचर्य परिवर्तन, सादृश्य परिवर्तन का मतलब है एक परिस्थिति में आप कोई व्यवहार करते हैं और आपके सामने जिंदगी में वैसी ही दूसरी परिस्थिति आ जाती है और आपने जो पहले वाली परिस्थिति में जो व्यवहार किया था वही व्यवहार जब आप दूसरी परिस्थिति में करते हैं तो उस व्यवहार की समान पुनरावृत्ति यह कहलाता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। जैसे अमूमन होता है कि मेरे सामने एक स्थिति आ गई, माँ है और माँ का बच्चा उसको छोड़ के चला गया। जब उस माँ को अपने बच्चे की याद आती है तो उस बच्चे की फोटो लेकर वो उसके साथ वैसे ही बातें करती है जैसे उसके सामने होता था। प्रेमी है, उसकी प्रेमिका उसको छोड़ के भाग गई तो प्रेमिका की फोटो के साथ उसी तरीके से बिहेव करता है जब उसके सामने या उसके साथ होती थी। इसको अपन बोलते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम। आज की क्लास में हमने 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम पढ़े। बहुत जल्दी अगली क्लास में अपन अधिगम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।